आज पढ़ना है चार्ज के बारे में, चैप्टर 17। ठीक है। चार्ज क्या होता है पहले तो यही चीज़ जानना है। ठीक है, एक सेकेंड। चार्ज क्या होता है, ठीक है, और कौन लगाता है। ठीक, चार्ज क्या होता है और कौन लगाता है, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मजिस्ट्रेट कहिए या इससे बेहतर है सीधे आप कहिए न्यायालय। ठीक है, कोर्ट। चार्ज कौन लगाता है, न्यायालय लगाता है। ठीक है। तो चार्जशीट क्या है, सिंपल सी बात। चार्जशीट क्या है कि जो संभावित अन्वेषण के दौरान संभावनाएं जो बनी हैं उससे रिलेटेड बातें चार्जशीट पे लिखी जाती हैं, जिसके आधार पर, ठीक है, चार्ज लगाने का काम मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है। बहुत सिंपल भाषा में, सीधे तौर पे। इससे जस्ट पहले आपने क्या पढ़ा, चार्ज लगाने से पहले क्या पढ़ा, संज्ञान, कॉग्निजेंस। ठीक है, संज्ञान पढ़ा आपने, कॉग्निजेंस पढ़ा। संज्ञान प्लस जो इसके साथ प्रोसीजर्स हैं इनको आपने देख लिया। यानी कि जिस मजिस्ट्रेट को, जिस न्यायालय को, कोर्ट ऑफ सेशन को, जिसको भी संज्ञान के पश्चात मामला मिलना था, ट्रायल के लिए मिल चुका है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेकर के अपराध का, चाहे वो कंप्लेंट पर हो, चाहे पुलिस रिपोर्ट पर हो, चाहे सुओ मोटो हो, एनी इन्फॉर्मेशन द्वारा हो, किसी भी तरीके से कॉग्निजेंस लिया। ठीक, जो प्रक्रियाएं अपनानी थीं, ठीक है, परिवार के मामले में कंप्लेनेंट की जो है एग्जामिनेशन, विटनेसेस के एग्जामिनेशन, सारा कुछ हो चुका है। ठीक है, मामला कमिट कर दिया गया है, मेक ओवर कर दिया गया है। जो भी सक्षम न्यायालय हैं या ट्राइबल कोर्ट्स हैं जिनकी अधिकारिता में, जुरिस्डिक्शन में ट्रायल आता है, उनके पास मामला पहुंच चुका है। अब शुरू होता है चार्ज। ठीक है, यानी कि मामला पहुंच चुका है, जिनको ट्रायल करना है उनके पास, अब वो चार्ज फ्रेम करेंगे। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, चार्ज फ्रेम करेंगे। फिर यहीं से नींव पड़ती है, ठीक है, ट्रायल की। चार्ज फ्रेम करने के बाद अभी जब ट्रायल शुरू होगा तो ट्रायल के दौरान आप देखेंगे कि एक बार अभियुक्त से पूछा जाता है कि क्या वो इन चार्जों को जो उसके विरुद्ध लगाए गए हैं एक्सेप्ट करता है या ट्रायल को चैलेंज करता है। ठीक है, तो कोई भी आप देखेंगे किसी भी प्रकार का ट्रायल है, ये एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चार्ज लगाने के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चार्ज के लिए आपने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा, सफिशिएंट ग्राउंड्स मिलते हैं कि आगे की प्रोसीडिंग्स बढ़ाई जा सकती हैं, यानी चार्ज लगाना और अदर काम करना, ये प्रोसीडिंग्स बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, सफिशिएंट ग्राउंड अवेलेबल है, पहले ही आपने पढ़ लिया है। तो जो पिछला पढ़े हैं उसके साथ ही अगर जोड़ते हुए चार्ज पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इंडिविजुअल अगर चैप्टर आप लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या रहेगी। तो इंडिविजुअल नहीं, चार्ज अब पिछली कार्यवाहियों के अगले हिस्से में आ रहा है, यानी कि कमिट हो चुका है, ठीक है, मेकओवर हो चुका है। ट्राइबल जो कोर्ट्स हैं, जो सक्षम न्यायालय हैं, उनके पास मामला पहुंच चुका है। अब वो चार्ज को फ्रेम करेंगे। ठीक है, अब वो चार्ज को फ्रेम करेंगे। उसके लिए पार्ट में ABCD दिया हुआ है चैप्टर। तो पहले नंबर पर लिखा है फॉर्म ऑफ चार्जेज, यानी कि क्या प्रारूप होगा इस चार्ज का, उसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे उसको। ठीक, अब बात आई क्या सेक्शन 211 में ही सारी बात है, तो आंसर है नहीं, 211 में ही नहीं है। ठीक, 211 की हेडलाइन तो है कि कंटेंट्स ऑफ चार्जेस क्या होंगे, लेकिन 212-13 भी कंटेंट के बारे में बताती है। तो साथ ही साथ पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ पढ़ेंगे, यानी कि कोर्ट जो चार्ज फ्रेम करने जा रहा है इसके लिए, ठीक है, इस चार्ज के लिए, आरोप के लिए क्या कंटेंट रखेगा, ठीक है, उसके बारे में, क्या इसकी अंतर्वस्तु होगी, इसके बारे में हमको पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस बात की चर्चा नहीं करनी है इस चैप्टर में कि सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है। सफिशिएंट ग्राउंड के लिए लास्ट चैप्टर आपका हो गया कि सफिशिएंट ग्राउंड है, तभी आगे की प्रोसीडिंग बढ़ाई जा रही है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यह
ट्रायल के दिशा में एक विशेष वर्क होता है, स्पेशली ट्रायल शुरू होने का पहला काम होता है चार्ज को फ्रेम किया जाना। ठीक है, कई बार आम लोगों में जो लामेन नहीं हैं, लेमेंस हैं, उनको लगता है कि चार्ज फ्रेम का मतलब हुआ कि अब तो हो गया, सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, यानी कि अपराधी हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा किन्हीं मामलों में चार्ज फ्रेमिंग की जो है न्यूज़ बनती है। ठीक है, जैसे कि एक पुराना मामला था, आप जानते हैं, सलमान खान और अन्य लोगों पर आरोप था जंगली जीवों को हर्ट करने के लिए। ठीक, मामला पिछले दशक का था। ठीक है, काफ़ी समय बाद चार्ज फ्रेम हुआ तो बड़ी चर्चा मीडिया में हुई, तो दोषी नहीं हो गए। चार्ज फ्रेम हुआ कि प्राइमा फेसी सफिशिएंट ग्राउंड्स मिलते हैं कि आप पर केस चलाया जाए। चार्ज फ्रेम का मतलब क्या हुआ? प्राइमा फेसी सफिशिएंट ग्राउंड्स मिलते हैं कि आपके विरुद्ध केस चलाया जाए, यानी कि चार्ज फ्रेम करके आगे की प्रोसीडिंग्स बढ़ाई जाएं। तो कौन कौन से कंटेंट्स रखेंगे? ठीक है, बहुत सिंपल में जानिए। ठीक है, अगर बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग आप याद करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये कंटेंट नहीं रह जाएगा। ठीक है, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर इन्होंने कंटेंट की बात की है तो कंटेंट की तरीके से ही जानिए। ठीक, तो कंटेंट में पहली धारा है 211। ठीक, इसमें क्या क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है? ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 7 क्लाज दिए हुए हैं। ठीक, क्या क्या लिखना है? ऑफेंस लिखना है। पहला कंटेंट क्या है? ऑफेंस के बारे में बताया जाएगा कि किस अपराध का, ठीक है, आप पर चार्ज लगाया जा रहा है। अगर इस ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नेम देंगे, अगर कोई नाम है तो वो दिया जाएगा, ऑफेंस का स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा, विनिर्दिष्ट नाम दिया जाएगा। अगर नहीं है तो डेफिनीशन दी जाएगी, अगर यह नहीं है तो डेफिनेशन दी जाएगी, परिभाषा। और परिभाषा मतलब ये नहीं कि जो बेयर एक्ट में लिखा है वो है तब तो नाम दे देंगे, परिभाषा पढ़ लेगा एक्यूज्ड। इस डेफिनेशन का मतलब है कि इतनी बातें बताई जाएं कि उसको समझ में आ जाए कि उसने कौन सा अपराध किया है जिसके लिए उसका ट्रायल होने की बात कही जा रही है। ठीक है, और लॉ एंड सेक्शन, अगर वो किसी भी विधि में डिफाइन है, नाम दिया गया है, तो उस लॉ को, ठीक है, एंड सेक्शन जिस धारा में वो है उसका उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, फिफ्थ में कोई बात नहीं। फिर ये सारी बातें शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ये किस लैंग्वेज में होंगी? न्यायालय की भाषा में होंगी। यह भी प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक, अब न्यायालय की कोई स्पेशल भाषा नहीं है। ठीक है, न्यायालय की कोई स्पेशल भाषा नहीं है। प्रॉपर एक प्रोसीजर बनाया गया है कि किस तरीके से चार्ज फ्रेम किया जाए, उसी को भाषा, लैंग्वेज कहा गया है। और उसको बताया गया है कि इस तरीके से होना चाहिए कि अभियुक्त जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, चार्जेज लगाए जा रहे हैं, उसे समझ में आ सके। ठीक है, उसे समझ में आ सके तो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। इस 211 का जो 7th क्लाज है वो कुछ स्पेशल है। ठीक है, 7th क्लाज है, ये थोड़ा सा एविडेंस के हिसाब से डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं है, पढ़ने में अगर समझ डिस्टर्ब हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, एविडेंस एक्ट कहता है कि प्रीवियस कन्विक्शन, ठीक है, नॉन रेलिवेंट होता है। ऐसा कहता है, जो पूर्व की दोष सिद्धि है वो आपराधिक मामलों में, ठीक है, नॉन रेलिवेंट होता है, रेलिवेंट नहीं होता है। ऐसी बात एविडेंस एक्ट कहता है। बट 7th प्रोविजन क्या कहता है कि यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाता है, ठीक है, और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड या भिन्न प्रकार का दंड भागी है, अगर वो प्रभावित करता है तो पूर्व दोष सिद्धि को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि एविडेंस और सीआरपीसी मिलाकर के बात आती है। ठीक है, एविडेंस में कुछ जगहों पर ऐसी चर्चाएं हैं, एक ही जगह पर नहीं है। ये तो एक सेक्शन की बात हुई कि प्रीवियस जो भी उसकी दोष सिद्धि होगी, कन्विक्शन होगा, वो रेलिवेंट नहीं होगा। बट बात आती है कि रेलिवेंसी दंड की मात्रा में। ठीक, तो यहां पर क्या जानना है?
पूर्व दोष सिद्धि। ठीक है, कैसे जानना है ये भी जानिए, नहीं तो रटते रह जाएंगे। ठीक है, जो प्रीवियस कन्विक्शन है, क्या चार्ज में उसकी एंट्री की जा सकती है? तो लिख सकते हैं उल्लिखित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि चार्ज, अब देखिए इसमें वैरायटी क्या बढ़ी, इसमें वैरायटी ये बढ़ रही है, चार्ज सिर्फ यही इतना नहीं है कि जिसके लिए उसका ट्रायल किया जाना है, जिस ऑफेंस के लिए, बल्कि उससे भी अधिक कुछ और बात है। अभी और बातें भी जुड़ेंगी। और सेवंथ क्लाज कहता है, इंपॉर्टेंट है, सेवंथ नंबर भी याद रखिएगा, सेवंथ क्लाज कहता है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन है उसका भी उल्लेख इस चार्ज में किया जा सकता है, बट एविडेंस एक्ट को भी लेकर के चलना है। ठीक, तो कब किया जा सकता है, कब उल्लेख किया जा सकता है इस बात को, कब, व्हेन, कब, तो याद रखिएगा बहुत स्पष्ट, वरना कथन कारण के क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। जब, ठीक है, पश्चातवर्ती, यानी कि जो बाद वाला आपका ऑफेंस है, ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन, इनहेंस पनिशमेंट आर टू पनिशमेंट ऑफ ए डिफरेंट काइंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस, यानी कि जो पश्चातवर्ती अपराध है, सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, ठीक है, के दंड की मात्रा को प्रभावित करे। ठीक है, सामान्य तौर पर रेलिवेंट नहीं है, इसलिए इंटर नहीं किया जाएगा प्रीवियस कन्विक्शन को। लेकिन अगर प्रीवियस कन्विक्शन का उल्लेख चार्जशीट में किया जाए, यानी कि ट्रायल के दौरान, पनिशमेंट के दौरान उसका पूर्व दोष सिद्धि, प्रीवियस कन्विक्शन, ये जो सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, इसके पनिशमेंट पर प्रभाव डालने वाला है, तब उसका उल्लेख चार्ज में किया जा सकता है। कथन कारण का क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान से आपको जानना समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, क्या है कोई दृष्टांत इसका? तो बहुत सीधी सी बात है, आप जब एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं वहां कुछ दृष्टांत भी दिए हुए हैं सेक्शन 8 में, वहां पर देखेंगे उनके अनुसार तो समझ में आएगा। सामान्य तौर पर जैसे मान लीजिए कि कोई ए को मारा, बी को मारा, सी को मारा, डी को मारा, चारों केसेस इंडिविजुअल हैं, चारों का विचारण अपने आप में होगा। ए का बी से मतलब नहीं, बी का सी से मतलब नहीं, सी का डी से मतलब नहीं, किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, सारे ट्रायल इंडिविजुअल होंगे। अच्छी बात, ठीक। मान लीजिए किसी मामले में उसे पनिशमेंट दिया गया है, तो ये नॉन रेलिवेंट है कि उसके पनिशमेंट का उल्लेख चार्ज में किया जाए। बट अगर एक ही व्यक्ति पर वो बार बार उसने अटैक किया हो, तब क्या होगा? इंटेंशन प्रूव होता है एक ही व्यक्ति पर। ठीक है, एक बार उसको समझा के भर्त्सना करके छोड़ दिया गया है कि अब ऐसा काम मत करना। मान लीजिए कोई छोटा अपराध है, ठीक है, छोटे अपराधों के मामले में आप जानते हैं समन भी किया जा सकता है, डांट फटकार के भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसके पनिशमेंट में जो है अगर दो चीजें होती हैं, जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है या उसको शारीरिक दंड भी दिया जा सकता है, सारी चीजें हैं, अच्छी बात है। अब उसकी एज को ध्यान में रखते हुए, अदर सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, उसको कुछ कम सजा देकर छोड़ दी गई और साथ में वार्निंग दी गई कि अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके विरुद्ध फिर ज्यादा कार्यवाही की जाएगी, बाद में आप पनिशमेंट से नहीं बच पाएंगे। अब पता चला फिर से वो उसी तरीके का अपराध करके आ रहा है, मानता नहीं है। ठीक है, डांट फटकार के छोड़ दिए थे, केवल जुर्माना लगा के छोड़ दिए थे, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या चार्ज में अगर इस बात का उल्लेख कर दिया जाए प्रीवियस पनिशमेंट का कि भाई प्रीवियस पनिशमेंट में इसको कम पनिशमेंट दे करके और वार्निंग दे करके छोड़ा गया था, यदि आप अगर ऐसा दोबारा करेंगे तो आपके विरुद्ध गंभीर कार्यवाही की जाएगी, तो यदि चार्ज में उसका उल्लेख कर दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? यानी कि अगली बार प्रीवियस पनिशमेंट को भी देखा जाएगा कि ऐसे मामले में इसको एक बार पनिशमेंट दिया जा चुका है, वार्निंग भी दी गई थी, फिर भी ये नहीं मान रहा है, इसलिए अब की सजा की मात्रा को कुछ बढ़ा के और प्रेशर बनाया जाए ताकि ये सुधर सके। बात समझ रहे हैं? सेवंथ लिखने का क्या पर्पज है? ठीक है, तो ये चार्ज में मेंशन किया जा सकता है ताकि जो सब्सिक्वेंट ऑफेंस है उसकी दंड की मात्रा पर प्रभाव पड़ रहा हो। तो
ठीक है, यह मेंशन किया जा सकता है, एक स्पेशल बात है। यानी एविडेंस के अगेंस्ट नहीं लिखा है, एविडेंस एक्ट के अगेंस्ट नहीं लिखा है कि रेलिवेंट होगा या नहीं। रेलिवेंसी भी बताई गई है कि अगर दंड की मात्रा पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो उसे भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, बाकी आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो अपने आप जो है समरी बनाने की जरूरत बहुत नहीं है, यही समरी है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कंटेंट खत्म नहीं हुए, ठीक है, बेयर एक्ट अपने हिसाब से लिखी है, आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। कंटेंट खत्म नहीं हुए, 212 भी कुछ कहता है, 212 भी कंटेंट की ही बात करता है। क्या करता है? टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, इनके बारे में अगर कोई पर्टिकुलर्स हैं, विशिष्टियां हैं, उनको भी। अब अंतर कैसे किया जाए 211 212 में? अंतर यह है कि 211 इसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि ये होना ही चाहिए कंटेंट में। ठीक है, ये होना ही चाहिए। ठीक, 212 कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्पेशली इफेक्ट डालते हैं ट्रायल पर, कि टाइम का भी उल्लेख हो, प्लेस का भी उल्लेख हो, पर्सन के बारे में विशिष्टियां कोई हो, उसका उल्लेख होना चाहिए, तो वह भी कर दिया जाएगा, वह भी कर दिया जाएगा, वह भी उसमें मेंशन रहेगा। लेकिन 111 211 जो है ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो मिनिमम होने ही चाहिए। ठीक है, ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है। 13 और आगे चला गया, किन्हीं मामलों में, ठीक है, किन्हीं मामलों में अपराध करने का तरीका, ठीक है, मैनर, ठीक है, अपराध करने का उसका मैनर क्या था? व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। ठीक है, कब अपराध किए जाने की रीत, तो कब आपको नहीं पढ़ना है, यह जानना है कि अगर अगर ट्रायल के लिए आवश्यक हो, किन्हीं विशिष्ट अपराधों में ऐसी बातें होती हैं कि अगर उसका तरीका लिखा जाए तो बेहतर ट्रायल होगा, न्याय होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो मैनर का भी उल्लेख किया जा सकता है। ठीक है, मैनर का भी उल्लेख किया जा सकता है। ठीक, क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। सेक्शन 214, ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन 215 में छोटी सी बात जानना है, अब छोटे छोटे स्तर पर जानना है। 215 क्या कहता है? ठीक है, अगर कोई चीज गलती हो जाए, इरर हो जाए, ठीक है, इसका चार्ज फ्रेम करते समय कोई गलती हो जाए, इरर हो जाए, तो इसका क्या वैल्यू होगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो बहुत सीधा फर्क जानिए। यदि, ठीक है, न्याय हुआ हो या न्याय होने में, ठीक है, कमी ना हो, तो कोई प्रभाव नहीं। यानी कि चार्ज फ्रेम करते समय कोई इरर्स हो जा रहे हैं, उसके कारण अन्याय हो, तब तो फर्क पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सीधी सी एक लाइन में बात जानिए। ठीक है, फेल्योर ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, कोई भी फर्क इन इरर्स का नहीं पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है ये भी जानिए। ठीक है, इन इरर्स के आधार पर, इन इरर्स को अपील के दौरान या अदर रिवीजन के दौरान आप तभी उठा सकते हैं यदि न्याय ना हो रहा हो, जस्टिस फेल हो रहा हो, तब आप प्रश्न लगा सकते हैं, अदरवाइज प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सीधी भाषा में जानिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इसका इफेक्ट। ठीक, 216 क्या कहता है? ठीक है, कोर्ट में आल्टर चार्ज, ठीक है, कोर्ट न्यायालय द्वारा आरोप में परिवर्तन
ठीक है, जो भी अल्टरेशन होगा वो चार्ज बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, चार्ज घटाने के लिए भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, बहुत सीधी सी बात। ठीक है, न्यायालय द्वारा आरोप में परिवर्तन, बस एक लाइन यहां पर आपको जानना है। ठीक है, क्या एनी टाइम बिफोर जजमेंट, ठीक है, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व कभी भी, और कुछ नहीं जानना है, निर्णय सुनाने से पहले कभी भी आरोप में कैसा भी परिवर्तन वो कर सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात, यदि ये अल्टर या एडिशन किया जाता है, ठीक है, यहां पर प्रश्न बनाइए, क्या साक्षी, साक्षी यानी विटनेस, पुनः बुलाने होंगे? क्या साक्षियों को, विटनेस को, अगर विटनेस आ चुका है, कोर्ट में गवाही दे चुका है और उसके बाद चार्ज में कोई चेंजिंग हो रही है, एडिशन हो रहा है, अल्टर हो रहा है, तो क्या उनको पुनः बुलाना होगा? बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ, कि अगर आवश्यक है, ठीक है, बहुत सीधा जानिए, न्याय के हित में आवश्यक हो तो पुनः बुला करके उनको क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, पुनः बुला करके। ठीक, अगर अगर डिफेंस साक्षियों को बुलाना चाहता है इसलिए कि डिले किया जा सके तो फिर अनुमति नहीं देगा। ठीक, और यह न्यायालय के अनुमति से होगा। ठीक, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में मत उलझिए। ठीक है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में मत उलझिए, वो उलझेंगे तो उलझे रहेंगे। बहुत सीधी सी बात है कि पुनः बुलाना होगा, न्याय के हित में आवश्यक है कि इनका ट्रायल अगर अब इस मोड में नहीं किया जाएगा जो चेंज हुआ है तो न्याय अन्याय में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बुलाएंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर इसलिए बुलाना चाहते हैं यानी उसकी गवाही का कोई फर्क न पड़ता, बस आप डिले कराने के लिए बुलाना चाहते हैं तो न्यायालय अनुमति नहीं देगा। बहुत सीधे तरीके से जानिए। ठीक है, अब एक नई सीरीज शुरू होगी। यह इतनी चीजें तो रिलेट हो गई सीधी सीधी जो है फ्रेम करके, ठीक है, चेंज वेंज करना सब कुछ। अब चार्ज में कई तरीके के चार्जेस लगने हैं, कैसे कैसे लगेंगे, क्या क्या लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है 218। ठीक है, इसको 218 क्या कहता है? ठीक, बहुत सिंपल कहता है, डिस्टिंक्ट ऑफेंस सेपरेट चार्ज। ठीक है, सुभिन्न अपराध हैं, अलग अलग चार्ज होंगे, आरोप हो। ठीक है, सुभिन्न अपराध हैं, अलग अलग चार्ज होंगे, अलग अलग आरोप होंगे, और साथ ही साथ जानिए, अलग चार्ज हैं तो ट्रायल सेपरेट होगा, अलग अलग विचारण भी होगा। ठीक है, अगर भिन्न भिन्न, ठीक है, चार्जेज हैं, भिन्न भिन्न अपराध हैं, तो इसका पृथक पृथक विचारण भी होगा, सेपरेटली ट्राइड किया जाएगा, ट्रायल भी सेपरेट होगा। अब बात आई कि स्पष्टीकरण के रूप में आगे लिखा है कौन से सुभिन्न अपराधों की बात कर रहे हैं, किन सरकमस्टांसेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पता चला कि एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। ठीक, अब उसने चोरी की, चोरी करने के दौरान ही, ठीक है, क्या किया, माचिस जलाया, आग भी लगा दिया। ठीक, तो भिन्न भिन्न अपराध बने, थेफ्ट भी बना, ठीक है, और रिस्ट भी बना, मिसचिफ भी बना। ठीक, दो अपराध हो गए।
पृथक पृथक आरोप लगाया जाएगा, पृथक पृथक ट्रायल किया जाएगा। अब कौन सा पृथक ट्रायल, कैसे पृथक ट्रायल, आगे की धाराओं में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि सेपरेट ट्रायल की बात क्या है, ठीक है, सेपरेट सेपरेट चार्जेस की बात क्या है, ठीक है, हर एक चीज आगे की धाराओं के साथ क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्लियर होगा, देखते हैं। अभियुक्त 218 के ही सेकेंड पार्ट में आवेदन करेगा कि साथ साथ जो सेपरेट चार्जेज लगाए गए हैं, सेपरेट ट्रायल होना है, साथ साथ विचारण किया जाए। तो अगर मजिस्ट्रेट सोचता है, थिंक फिट, ओपिनियन है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो किया जा सकेगा। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा कि एक साथ किया जा सकता है यदि प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई अपोजिट इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो किया जा सकेगा, ठीक है। अब साथ ही लिखा है कि 219, 20, 21 और 23 के, ठीक है, यानी कि एक स्पेशल सीरीज बनाई गई है। 219, 220, 221 और 223 की 4 धाराओं की एक स्पेशल सीरीज बनाई गई है कि इन पर यह बात प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि सामान्य नियम यह है कि चार्जेस सेपरेट होंगे, ट्रायल भी सेपरेट होगा। एक्यूज्ड के एप्लीकेशन पर एक साथ भी ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन यह बातें इन धाराओं में जो कंडीशंस लिखी हुई हैं उन पर कोई भी अपोजिट इफेक्ट नहीं डालेगा, विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। यानी कि इंडिविजुअल इन धाराओं के बारे में जानना है कि क्या, ठीक है, क्या। तो 219 क्या कहता है, बहुत शार्ट में यहाँ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लंबी चौड़ी धाराएं हैं, इलस्ट्रेशंस बहुत से हैं, किसी भी इलस्ट्रेशन में ऐसी बात नहीं है कि स्पेशली उसकी चर्चा की जाए। शार्ट में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, कि विद इन ए ईयर एक ही वर्ष, साल एक ही बीता, ठीक है। अब क्या किए हैं, ठीक है, 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के 3 अपराध हैं, ठीक है, एक ही किस्म के 3 अपराध हैं, ठीक। तो क्या किया जाएगा इसके लिए, एक साथ आरोप, एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा, ठीक है, लेकिन 12 माह के अंदर होने चाहिए, ठीक है। और एक शर्त है, ठीक है, और एक शर्त है, ठीक है, कि 3 से अनधिक कितने ही अपराध एक ही विचारण में किया जा सकता है, एक ही व्यक्ति के बारे में हो या नहीं, ठीक, इनसे रिलेटेड, ठीक, अदर भी हो सकते हैं, कोई साथ दे रहा हो, ठीक है। अब ये एक बात, अभी बातें खत्म नहीं हुई, अभी बातें खत्म नहीं हुई, ठीक है। क्या है, इसलिए कि 220, 221 इन सबको पढ़े बिना बात नहीं क्लियर होगी, सबको मिला के एक कुछ नया बन जाएगा, समझ बन जाएगी। 220 भी देख लेते हैं। और प्रश्न के दृष्टिकोण से, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही एक लाइन आती है, किस सेक्शन में यह कहा गया है कि एक ही वर्ष में एक ही किस्म के 3 अपराध का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है। 219 में क्वेश्चन इतना ही आता है। अपनी समझ बनी रहे, याद रहे, इसके लिए थोड़ा सा और जोड़ते हुए पढ़ते हैं। 220 कह रहा है ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, ठीक है, यानी कि एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। अब बात आई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। अब कंडीशन क्या, यहां बात है सेम काइंड के 3 ऑफेंस हैं विद इन ए ईयर, आरोप साथ लगाया जा सकता है।
यहां कह रहा है कि क्या एक से अधिक अपराधों के लिए एक साथ विचारण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो 220 शर्त क्या बताता है? ठीक है, इन वन सीरीज ऑफ एक्ट्स, कब किया जा सकता है? इन वन सीरीज ऑफ एक्ट्स, यानी कि एक ही समव्यवहार के कार्य हों। एक ही समव्यवहार समझने के लिए हम सेक्शन 6 पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट का, ठीक है, और एक ही क्रम में हो, ठीक है, एक ही व्यक्ति हो, प्लस है एक ही क्रम, एक ही व्यक्ति, यानी कि जो अभी बात आई कि एक व्यक्ति चोरी करता है, उसी दौरान 425 का भी अपराध करता है, रिष्ट भी करता है, ठीक है, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण एक साथ किया जा सकता है, क्योंकि चोरी करते समय ही रिष्ट की गई है, तो एक ही समव्यवहार बनता है, एक ही क्रम बनता है, एक ही व्यक्ति द्वारा बनता है। 220 क्लियर है? बताइए। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं 19-20 मिलाने पे कॉन्सेप्ट बेहतर हुआ, ठीक है, 19-20 मिलाने पर कॉन्सेप्ट बेहतर हुआ। अब बात आई कि एक ही वर्ष वाला और अच्छे से। अब यहां पर सेम काइंड मतलब अपराध की कैटेगरी एक ही होनी चाहिए, व्यक्ति एक ही होना चाहिए कि चोरी किया, फिर चोरी किया, फिर चोरी किया, 3 बार उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, अरेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। अब बार बार न्यायालय का समय भी जा रहा है, बार बार अभियुक्त को भी दौड़ के आना पड़ रहा है, ठीक है, तो एक ही विचारण में अगर किसी भी प्रकार से अन्याय होने की संभावना नहीं है, तो एक साथ उनका विचारण एक में मिला करके किया जा सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि एक ही अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा क्या नहीं, आगे की धाराओं में कुछ और बातें भी मिलेंगी। प्रश्न के अकॉर्डिंग इसीलिए मैंने बताया कि ज़्यादा उलझना नहीं है, थोड़ा सा समझना केवल है। जो लाइन लिख रहा हूं उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आया है, प्रीवियस ईयर के मिला करके आप देख लीजिए। जो थोड़ा घुमा कर पूछने वाला है वो क्या है, वो 111, 112, 113 मिला करके पूछता है, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन भी आता है। यहाँ सब इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं, सीधे तौर पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी समझ में रहेगा, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक। तो ये हो गया 220। 221 क्या कहता है? ठीक है, 221 क्या कहता है? 221 कहता है डाउटफुल है, संदेह है, ठीक, समस्या क्रिएट हो गई। डाउटफुल है, संदेह है, ठीक है, कि कौन सा अपराध है, कौन सा अपराध है, कितनों का एक साथ विचारण किया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ठीक है, चार्ज इन द अल्टरनेटिव कमिटेड सम वन ऑफ ही सेड ऑफेंसेस। संदेह है तब क्या करें, ठीक है, क्या किया जाएगा संदेह होने पर? जिनके बीच संदेह है ठीक है, किसी भी आरोप को लगाया जा सकेगा, ठीक है, किसी एक को करने का अनकल्पतः आरोप लगाया जा सकेगा, ठीक है, क्लियर है। अगर अपराधों में संदेह क्रिएट हो रहा है तो अनकल्पतः किसी का भी, जिसके जिसके बारे में संदेह है, किसी का भी लगाया जा सकेगा। और मजेदार बात देखिए, जब दंड देना हुआ, अब पता चला कि आरोप संदेह था तो कोई और लगा दिए, विचारण के दौरान रिजल्ट किसी और के लिए निकल करके आ रहा है कि इस आरोप का ये इस अपराध का दोषी है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? दंड भिन्न, डिफरेंट जो हो, अपराध के लिए भी दिया जा सकेगा। आपराधिक दुर्विनियोग किया या न्यासभंग किया, कंफ्यूजन था, दुर्विनियोग का चार्ज लगा करके, ठीक है, दुर्विनियोग का चार्ज लगा करके ट्रायल किया गया और अंतिम में रिजल्ट क्या निकल करके आता है कि न्यासभंग किया है।
अब क्या करें, फिर से आरोप लगाएं न्यासभंग का और ट्रायल करें? नहीं, न्यासभंग का अगर वो दंड देते हैं तो इसमें फेल्योर टू जस्टिस नहीं होगा। क्लियर है? बहुत सीधा 321 इस बात को कहता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं क्या है। अपराधों के मामले में दंड अभी आएगा, वो सब एक दूसरे के स्पष्टीकरण हैं। ठीक है, नियमों में बहुत भिन्नता नहीं है। ठीक, एक दूसरे के पूरक हैं। दरअसल अब हमें आपको तो अलग अलग सेक्शंस में पढ़ना है तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन सभी एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, सभी एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पढ़ते समय पहले भी आप लोग पढ़े हैं, कोई क्या कॉन्ट्राडिक्टरी बात मिलती है? बताइए, कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो है नहीं कि है? कहीं लगता है? फिर अब बात ये रहती है, देखिए विधि बनाते समय इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि जो भी संभव, जितना भी कुछ पॉसिबल हो, उसके अनुसार चीज़ों को मेंटेन कर दिया जाए। ठीक है, ताकि यह समस्या ना होने पाए कि रोज इंटरप्रिटेशन कराने के लिए कि यहाँ क्या लॉ होगा, विधि के प्रश्न पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो ये झंझट ना रहे। बहुत एक ही बात बहुत से दिशाओं से देखने पर अलग अलग प्रतीत होती है। ठीक है, एक ही चीज को अलग अलग दिशाओं से देखा जाए तो अलग अलग, लेकिन चीज एक ही रहती है। तो इन्होंने भी बात एक ही है सब मिला करके। ठीक, समरी एक साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। बस क्या किया गया है कि अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग सेक्शंस में लिख दिया गया कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी है, ऐसा हो रहा है तो ये भी है, मतलब एंगल बदले हैं, रिजल्ट सेम टू सेम है। क्लियर है? ठीक है, हाँ, तो इसलिए उलझना नहीं है। इसीलिए मैंने बताया ना कि जो क्वेश्चन आता है वो उलझाने वाला 11 12 13 मिला करके पूछता है, वो भी सीधा है, कोई समस्या नहीं। बाकी सभी जगहों से सीधा प्रश्न आता है, इसी वजह से आता है कि बातें तो सब एक ही हैं, बस सेक्शन नंबर पूछना उनका उद्देश्य होता है कि क्या आप सेक्शन नंबर के अकॉर्डिंग जान रहे हैं क्या है क्या नहीं। इनमें जितने भी आंसर हैं सब हेडलाइंस में ही हैं, और अंदर की एक बात को आप जान लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप पीछे का देखिए आपका गलत नहीं होगा। ठीक, यानी हर जगह आप लोगों से मैंने बताया कि हर जगह एक मोड बनाइए कि यहाँ किस इस पोर्शन को कैसे पढ़ना है, इस पोर्शन को कैसे पढ़ना है, अपने आप सब याद हो जाता है। कोई भी एक्ट हो सबके लिए है। ठीक है, और अगर एक ही ढर्रे में पढ़ेंगे तब फिर समस्या हो जाएगी। ठीक, तो ये वही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, बहुत स्पष्ट है। 222 क्या कह रहा है? 222 कह रहा है, ये तीनों धाराएं एक साथ फिर से देख लीजिए इंडिविजुअल। 222 कह रहा है कि कोई अपराध साबित हो रहा है जो कि आरोपित अपराध के अंतर्गत है, यानी आरोपित अपराध जो था, ऑफेंस था, वो बड़ा था, लेकिन जो हिस्सा साबित हुआ है, प्रूव हुआ है, वो छोटा है, तो छोटे के लिए दंड दिया जा सकता है। छोटा साबित हुआ है तो बड़े के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। 223 क्या कह रहा है कि संयुक्त रूप से भी आरोपी बनाए जा सकते हैं, ज्वाइंट चार्ज हो सकता है कई व्यक्तियों पर। कैसे मामलों में? उदाहरण के तौर पर एक ही समव्यवहार का मामला हो, रेजिस्ट्रे का मामला हो, दुष्प्रेरक या प्रयत्न करने वाले का मामला हो, एक से अधिक लोग हों, कोई चोर हो, ठीक है, चोरी किया हो, आपराधिक न्यासभंग किया हो, या ऐसा कोई अफेंस हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो दूसरे के पास पाई जाए, उनको सबको एक साथ ज्वाइंटली चार्ज लगाया जा सकता है। ठीक, इन पर भिन्न भिन्न चार्ज लगाए जाएंगे और विचारण एक साथ किया जा सकेगा, और जिन पर जो चार्ज है उसके लिए उसको दंडित किया जा सकेगा। 224 एक सुविधा का नियम बनाता है। क्या नियम बनाता है? बहुत सीधा सा कि एक अपराध के लिए दोष सिद्ध करके बाकी आरोपों को वापस भी लिया जा सकता है यदि न्यायालय सहमत है, इससे कोई अन्याय नहीं हो रहा है, तो परिवादी या अभियोजन के कहने पर सहमति दे सकता है कि ठीक है, एक के लिए इसे कन्विक्ट करिए और बाकी के लिए आप वापस लेना चाहते हैं तो वापस लिया जा सकता है। एक सुविधा के रूप में नियम बनाया गया है। यानी चार्ज कैसे फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम करने के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि किन पर एक साथ लगेगा, किन पर सेपरेट लगेगा, क्या ट्रायल होगा, क्या नहीं होगा। दरअसल हर एक ऑफेंस का चार्ज
एक इंडिविजुअल चार्ज होता है, इसीलिए सेपरेट ट्रायल की बात कही गई है, लेकिन एक साथ जुड़े हुए हैं तो एक साथ उनका चार्ज लगाते हुए चार्ज अलग अलग रहेगा, लेकिन ट्रायल भी एक साथ हो सकता है। इसी से रिलेटेड नियम है कि कोई कंफ्यूजन ना रहने पाए, ठीक। लेकिन मामला ही अलग अलग है, अलग अलग व्यक्ति हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उनके लिए ये नियम नहीं लिखे हैं, ठीक है। संबंधित मामलों के लिए लिखे हुए हैं, अलग अलग तरीके से एक ही बात को कई तरीके से कहा गया है, ठीक है। चार्ज क्लियर है, ठीक।